हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए प्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में। आपने इससे पहले देखा होगा, हम आपके लिए जो हमारे नए लेबर कोड्स हैं उनके लिए वीडियो, उस पर हम वीडियो आपके लिए लेके आए थे। इसमें हमने बात किया था हमारे 4 जो नए लेबर कोड्स जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं उनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। ब्रीफ में ओवरव्यू में बात किया था, ओवरव्यू हमने आपको बताया था और उसके बारे में ब्रीफली भी हमने आपसे प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्कस किया था। उन्होंने 2 अपने बता दिए थे। ये हमारा 3rd पीपीटी होने वाला है, जो कि है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों, आपको जैसे आपको पता होगा कि फैक्ट्री एक्ट है आपका, या आपका स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हो गया, या ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया। तो उनको मर्ज करके गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया है, जिसमें सारे जो भी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, या स्टैंडिंग ऑर्डर में जो भी प्रोविजंस थे उन सबको मर्ज कर दिया है और काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ लेके आए हैं। तो उसमें बेसिकली इसमें इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से रिगार्डिंग जो भी आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में स्ट्राइक की बात होती है, लॉकआउट की बात होती है ना, और आपका रिट्रेचमेंट की बात होती है, या वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए उसकी बात होती है। तो उससे जितने भी आपके डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी रहते हैं, या वर्क जो स्टैंडिंग ऑर्डर में जो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की बात होती है ना, वो सब आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कवर गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अमलगेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेबर लॉज, तो 3 लेबर लॉज को गवर्नमेंट ने मर्ज किया हुआ है। जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है हमारे, तो वो 3 सेंट्रल एक्ट कौन कौन से दोस्तों? फर्स्ट है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट, जो 1926 में आया था। दूसरा है आपका द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, और उसके बाद है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसमें इंडस्ट्री अनफेयर लेबर प्रैक्टिस और जितने भी आपके इंडस्ट्री रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सब आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कवर होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन तीनों जो एक्ट हैं आपके, इन तीनों को मर्ज करके एक कोड बना दिया है, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। जिसमें आपको सारे प्रोविजंस उसी में आपको मिल जाएंगे, और बहुत बेहतर तरीके से कुछ चेंजेस के साथ भी हैं। वो चेंजेस भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस नए जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में किए हुए हैं, और जो पुराने वाले में क्या क्या चेंजेस थे और नए में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम। तो सबसे पहले हमारी जो आज प्रेजेंटेशन है उसका कंटेंट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, कि क्या स्कोप है इस जो नया लॉ आया है उसकी क्या स्कोप है, और एप्लीकेबिलिटी किस किस कहाँ कहाँ पे वो एप्लीकेबल है, किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बारे में हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में, कि ट्रेड यूनियन में जो भी उनकी मेंबरशिप रहती है या इलेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में, कि स्टैंडिंग ऑर्डर कितने कितने लोग वर्कमैन होने चाहिए, तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है, कितने लोग नहीं, वो सब हम उसके बारे में बात करेंगे। देन स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स के प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। पहले जैसा भी था कि आपको नोटिस देना पड़ता था स्ट्राइक्स के लिए, सिमिलरली लॉकआउट के लिए भी अगर मैनेजमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी लॉकआउट करना है तो नोटिस देना है, कुछ मिनिमम नंबर होते थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ले ऑफ, रिट्रेचमेंट और क्लोजर के बारे में भी बात करेंगे, कि ले ऑफ अगर है, ले ऑफ अगर कोई कर रहा है या रिट्रेंच कर रहा है किसी वर्कमैन को, कोई ऑर्गेनाइजेशन रिट्रेंच कर रही है, तो कितने मिनिमम नंबर हो चाहिए, क्या क्या उनको रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन कितना मिलने वाला है, और अगर कोई क्लोज करता है, कंपनी को क्लोजर करता है तो क्या कॉम्पनसेशन देगा, कितने देर का नोटिस पीरियड होने वाला है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। अगर किसी यूनियन का या मैनेजमेंट के साथ, या वर्कर का मैनेजमेंट के साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या नए प्रोविजंस लेके आई है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, और कितने इजी वे में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, जो गवर्नमेंट ने अगर डिस्प्यूट नॉर्मल वे में रिजॉल्व नहीं होता तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का फॉर्मेशन किया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या क्या होने वाला है, कैसे अगर कोई ग्रीवेंस है वर्कर का, कैसे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़, जो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर। जब अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें जो एक प्रोविजन डाला है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे भी आप लोगों को ले सकते हैं डायरेक्टली, कंपनी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे वर्कमैन को ले सकती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे वर्कर रीस्किलिंग फंड।
इसमें वर्कर एक प्रोविज़न आया है कि वर्कर का जो वर्कर को रिट्रेंच करते हैं हम लोग, उनके लिए एक फ़ंड, एक जो मैनेजमेंट है वो फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल। अगर कोई ग्रीवेंस है किसी वर्कमैन को या किसको, तो एक तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकता है। बिफोर दैट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी रहती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो जी हमारे आज हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका ये हमारा दोस्तों कंटेंट्स है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। तो स्कोप तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारी इंडस्ट्रियल जितनी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है उन सब पे ये एप्लीकेबल होने वाला है। और अगर ये जो है 300 वर्कर से कम है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहेगी। थ्रेशोल्ड जो प्रीवियसली जो था वो 100 था, बट अगर 300 वर्कर से कम है तो इसमें अपनी वर्किंग कंडीशन के चेंजेस जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने हिसाब से कर सकती है। लेकिन अगर 300 से ज़्यादा वर्कमैन हैं तो जो लॉज है उसके हिसाब से ही जो भी स्कोप है, एबिलिटी है, वो उसके हिसाब से ही रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों ट्रेड यूनियन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रेड यूनियन जो आजकल यूनियन जो रहती है, पहले से भी यूनियन रहती है, तो उसकी इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद उनकी मेंबरशिप डिसाइड होती है कि कितने लोग उस मेंबरशिप उस पर्टिकुलर यूनियन को सपोर्ट कर रहे हैं। देन वही यूनियन जो यूनियन नेगोशिएटिंग वही यूनियन मानी जाती है जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स हो, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप रहती है। तो इसमें क्या प्रोविज़न दोस्तों डाला हुआ है कि कम से कम 51% आपके पास मेंबरशिप, मतलब आपके पास इन द सेंस यूनियन के पास मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर वही यूनियन सोल नेगोशिएटिंग यूनियन माना जाएगा, मतलब मैनेजमेंट से वही टर्म्स डिस्कस करेगी। अगर कोई भी इशू है तो वही यूनियन डिस्कस करेगी, लेकिन यूनियन के पास एटलीस्ट 51% ऑफ वोट्स या सपोर्ट वर्कर्स का होना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रोविज़न डाला हुआ है। अगर 51% कोई भी किसी भी यूनियन को 51% नहीं मिलता है तो इस केस में क्या होगा, एक नेगोशिएटिंग काउंसिल का प्रोविज़न दिया हुआ है दोस्तों। किसका प्रोविज़न दिया हुआ है? नेगोशिएटिंग काउंसिल का। ठीक है, तो नेगोशिएटिंग काउंसिल जो है वो क्या करेगी, काउंसिल इन द सेंस उसमें क्या रहेगा, जितनी भी यूनियंस हैं, किसी को भी 51% से 51% तो किसी को भी नहीं मिला है, तो जिसको भी पार्ट में मिला हुआ है, किसी को 20 मिला है, किसी को 30% मिला है सपोर्ट, किसी को 40% मिला है, तो वो सारे यूनियन का कुछ जो वो रहेंगे, वर्कर रहेंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो भी लीडर रहेंगे, वो उनका एक नेगोशिएटिंग काउंसिल फॉर्म कर दिया जाएगा। और उन वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं, उनके बिहाफ पे ये नेगोशिएटिंग काउंसिल है, वही ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कुछ भी इशू रहा तो। ठीक है दोस्तों, तो 51% मैंडेटरी है। अगर 51% से कम रहा तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल का फॉर्मेशन होगा एज पर द न्यू प्रोविजंस। बात करूँ अगर स्टैंडिंग ऑर्डर की, तो स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल जो है, पहले जो थे वो 100 वर्कमैन पे थे, अभी जो है वो 300 और मोर वर्कमैन पे है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब 300, अगर 300 से ज़्यादा लोग अगर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डर आपके लिए एप्लीकेबल है। और उसके जितने भी प्रोविजन है स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, वर्किंग आवर्स, अटेंडेंस, प्रोसीजर, टर्मिनेशन, वो सब स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ही होगा। अगर 300 वर्कमैन से कम है तो क्या होगा, जो सर्विस होगी या सर्विस की जो कंडीशंस होगी काम करने की, वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, मतलब वो मैनेजमेंट अपने हिसाब से देख सकता है। लेकिन जो अगर 300 से ज़्यादा हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डर में जो स्टैंडिंग ऑर्डर में रहेगा वही एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मीनिंग है कि जब कोई वर्कमैन को अगर कोई डिस्प्यूट होता है या ट्रेड यूनियन को, तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी सिस्टम है। टू टेयर बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट लेवल पे करेगा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी रहेगा, ठीक है। सेकंड पे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल रहेगा, जैसे हमने पहले भी अभी बात किया था, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी रहेगा। उसमें क्या होगा दोस्तों कि आप पहले ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी रहती है, वो चूँकि कंपनी में ही रहती है, उसमें मैनेजमेंट की साइड से भी लोग रहते हैं और वर्कर की साइड से भी रहते हैं, यूनियन की साइड से भी रहते हैं। और अगर किसी भी वर्कर को कोई इशू है तो फर्स्ट वो जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में। इन केस अगर इशू वहाँ रिजॉल्व नहीं होता है, देन सेकंड लेवल जो है टीयर सिस्टम है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का,
वो वहाँ पर जा सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है वो बेसिकली आपने पहले भी देखा होगा कि पहले मल्टीपल ट्रिब्यूनल होते थे। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता है, देन कोर्ट हो गया, लेबर कोर्ट हो गया, उन सबको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना दिया है। सारे मैटर अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ही देखेगा। अगर मैटर लोअर लेवल पर सॉर्ट आउट नहीं होता है, रिजॉल्व नहीं होता है, तो सारे जो मैटर्स हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ही देखेगा। इसके बाद हम बात करें स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स की, तो कोर्ट्स में जो है वो 60 डेज नोटिस पीरियड मैंडेटरी है कि 60 डेज नोटिस तो कंपलसरी है। अगर कोई स्ट्राइक करता है, कोई वर्कर या ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करती है या मैनेजमेंट साइड से लॉकआउट होता है, तो उसके लिए 60 डेज नोटिस ईच पार्टी को देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर और स्ट्राइक कब कब नहीं कर सकते आप, अगर कोई केस कंसिलिएशन के लिए पेंडिंग हो, है ना, और उसका रिजल्ट आ गया हो, कंक्लूजन हो गया हो, उसके 60 दिनों के अंदर तक स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं हो सकता है। तो प्रोविजंस मोस्टली सेम ही है इस केस में। ठीक है, सेम जो है वो एप्लीकेबल होगा लॉकआउट के लिए भी। तो 60 दिन का नोटिस लॉकआउट के लिए भी ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट साइड से लॉकआउट आता है ना, कंपनी बंद करने के लिए बोलते हैं कि कुछ टाइम के लिए लॉकआउट कर दिया, तो 60 डेज नोटिस वर्कर को या यूनियन को देना कंपलसरी है। सिमिलरली अगर कोई केस पेंडिंग है कंसिलिएशन में या कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है तो उसमें आप लॉकआउट नहीं कर सकते। और अगर कोई केस का रिजल्ट भी आ गया है तो उसके जो रिजल्ट आने के 60 दिन के अंदर भी आप लॉकआउट या स्ट्राइक नहीं कर सकते दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर की। तो ये भी एप्लीकेबल है 300 वर्कर से ज़्यादा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल यूनिट में 300 वर्कर से ज़्यादा हैं, उस केस में गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी है अगर किसी यूनिट को क्लोज करना है या वर्कर को रिट्रेंच करना है। ठीक है दोस्तों, 300 वर्कर की मिनिमम उस एस्टेब्लिश में होने चाहिए। अगर हैं तो गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिट्रेंच, अगर वर्कर किसी को रिट्रेंच किया जाता है तो उसको 15 डेज ऑफ वेजेज एवरी ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से पेबल होगा। मतलब अगर उसने 5 साल काम किया है तो उसको 15 इंटू 15 डेज, मतलब आधे महीने का सैलरी, तो ये हो गया आपका 0.5 मंथ का सैलरी। ठीक है, तो आप उसको टोटल 75 डेज का सैलरी मिलेगा अगर उसने 5 साल काम किया है तो। ठीक है, 50 डेज मतलब हाफ मंथ का उसको सैलरी मिलेगा जो भी वर्कर रिट्रेंच होता है तो। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया था जो आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर है, इसमें क्या है कि फिक्स टर्म बेसिस पे आप वर्कर को हायर कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट को प्रोविज़न दिया है कि वो फिक्स टर्म बेसिस पे वर्कर को हायर कर सकता है, सब्जेक्ट टू कि वर्कर को परमानेंट वर्कर के जो फिक्स टर्म बेसिस पर वर्कर आएगा उसको परमानेंट वर्कर के बराबर सैलरी दिया जाए। और जो भी प्रोविजंस हैं परमानेंट वर्कर के लिए सेम टू सेम फिक्स टर्म जो वर्कर रहेगा उसके लिए भी एक्सटेंड होगा। मतलब उनके लिए भी सेम ही एप्लीकेबल रहेगा एक्सेप्ट नोटिस पीरियड और रिट्रेंच बेनिफिट। मतलब फिक्स टर्म बेनिफिट को, जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है दोस्तों, 1 साल के लिए हायर कर लिया, 2 साल के लिए हायर कर लिया, तो जब पता है कि आपको 2 साल के बाद 2 साल के लिए हायर किया गया है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर भी, मैनेजमेंट के डिसीजन है कि आप कंटिन्यू करवाना है आपसे या नहीं करवाना है, या आपका जो हो जाएगा पीरियड, अगर 2 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा। तो उसको आप रिट्रेंच नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको रिट्रेंच नहीं किया गया है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही बता दिया गया है कि आपको 2 साल तक के लिए ही हमने हायर किया हुआ है, तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको लिए नोटिस पीरियड आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आपको नोटिस पीरियड नहीं देना पड़ेगा या ना मैनेजमेंट आपको निकालने से पहले नोटिस पीरियड देगा, बिकॉज आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली आपको जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का जो आपको लेटर मिलेगा उसमें क्लियरली कट लिखा रहेगा। बट आपको जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जो भी सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगे या आपके जो भी अलाउंसेस रहेंगे या वर्किंग आवर्स रहेंगे, वो एक सेम टू सेम रहेंगे एज ए परमानेंट वर्कर के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के लिए। जैसा अभी हमने देखा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो 2 टायर एक रिड्रेसल मैकेनिज्म है। फर्स्ट जो एक कमेटी हो गया, सेकंड है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में क्या होंगे, 2 मेंबर होंगे, एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। जो अर्लियर सिस्टम है आपका लेबर कोर्ट था, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल था, उन सबको हटा के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक बना है। इसमें जो स्ट्रक्चर है उसका वो चेंज थोड़ा सा हो गया है। इसमें 2 ही लोग रहेंगे, एक जुडिशियल मेंबर रहने वाला है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वर्कर रीस्किलिंग फंड। वर्कर रीस्किलिंग फंड दोस्तों जैसे क्या है, अगर किसी वर्कर को, है ना, अगर किसी वर्कर को रिट्रेंच किया जाता है तो एम्प्लॉयर जो होगा वो 15 डेज ऑफ वेजेस
ना फॉर एवरी वर्कर के लिए एक फंड में डालेगा। उस फंड को है वर्कर रीस्किलिंग फंड, इससे उस वर्कर को सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी वर्कर को लेड ऑफ किया हुआ है, ठीक है, या रिट्रेंच किया हुआ है, ठीक है, तो उस वर्कर के मतलब बिहाफ पे जो एम्प्लॉयर रहेगा वो 15 दिन का सैलरी वर्कर रीस्किलिंग फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि उस वर्कर के स्किलिंग पे स्पेंड किया जाएगा। तो ये एक नया प्रोविज़न है, बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है। इसमें क्या है, एम्प्लॉयर को भी एक बार देखना पड़ेगा कि मैं वर्कर को रिट्रेंच करूं नहीं करूं, क्योंकि उसको भी आगे 15 डेज का कॉम्पनसेशन एक्स्ट्रा पे करना है। और वर्कर के लिए बेनिफिट है कि उसको नई स्किलिंग के लिए उसके पास फंड रहेगा जो गवर्नमेंट मॉनिटर करेगा। इसके बाद दोस्तों ग्रीवेंस रिड्रेसल एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 20 से ज़्यादा वर्कर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनेगा, जिसमें मैनेजमेंट और यूनियन से दोनों के लिए इक्वल मेंबर रहने वाले हैं। तो वो जब भी कोई किसी वर्कर को कोई भी डिस्प्यूट है तो वो सबसे पहले ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास जा सकता है और अपने जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट के और यूनियन के दोनों के बराबर लोग होने वाले हैं। तो एक इफेक्टिव वे है, अगर किसी को कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इफेक्टिव तरीका है ये। इसके बाद है दोस्तों वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। इसमें क्या है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या है, बेसिकली एक तरह का कोर्ट है दोस्तों। तो कोर्ट में क्या है, कोर्ट में बहुत सारे टाइम भी ज़्यादा लगता है, कोर्ट को अप्रोच करना है तो किसी को आपको हायर करना पड़ेगा, एडवोकेट को। तो उसको जाने से पहले एक वॉलंटरी आर्बिट्रेशन करके एक प्रोविज़न है दोस्तों। उसमें क्या है कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में एक थर्ड पार्टी बंद होता है, आर्बिट्रेशन हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं जिसको हम। आर्बिट्रेटर को बुला के दोनों पार्टियां बैठती हैं, डिस्कस करती हैं और एक कंसेंसस पे पहुंचती हैं। इसमें क्या है, जो विन विन सिचुएशन रहता है, ना कि कोई हारता है कोई जीतता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहता है, तो उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं दोस्तों। और उसी प्रोसेस को बोलते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। तो ये अगर लीगल बैटल में नहीं जाना है तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एक बेहतर ऑप्शन है। तो इसमें एक उसका भी प्रोविज़न दोस्तों दिया गया है। तो वैसे दोस्तों इसमें हमने अभी तक बात किया जितने भी इस कोड में जितने भी प्रोविज़न है उसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करने वाले दोस्तों बेनिफिट ऑफ द कोड। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि जो वर्कर है उसको ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी वर्किंग कंडीशन भी काफ़ी इंप्रूव होगी और जो वेजेस वगैरह हैं उनको प्रोडक्टिव वर्कर के तौर पे देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों दूसरा वर्कर क्या है, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे हमारे 3, ट्रेड यूनियन हो गया, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया या स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो उसको इस कोड के माध्यम से कम करने की कोशिश की गई है और जिससे कि कंप्लाइंस भी प्रॉपर तरीके से फॉलो हो सके। इसके बाद क्या है दोस्तों कि जो रिलेशन है यूनियन वर्कर या मैनेजमेंट में या यूनियन मैनेजमेंट में थोड़े हार्मोनियस हो, क्योंकि डिस्प्यूट कम होंगे, रेजोल्यूशन के चैनल थोड़े ज़्यादा होंगे तो डिस्प्यूट्स भी कम होंगे। डिस्प्यूट्स कम होंगे तो जो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली रहती है उसमें रिलेशंस भी जो हार्मोनियस रिलेशन रहेंगे, सब लोग मिलके काम करेंगे और मतलब डिस्प्यूट्स कम होंगे तो सभी लोग खुश रहते हैं, मतलब वर्कर भी खुश रहते हैं, मैनेजमेंट भी खुश रहता है। इसके बाद सारे स्टेटरी बेनिफिट्स लाइक आपके ESI हो गया, PF हो गया और ग्रेजुटी हो गया, वो सब भी फिक्स टर्म जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय रहेगा उसके लिए भी सेम टू सेम एप्लीकेबल रहेगा एज ऑफ परमानेंट वर्कर। बात करें स्टैंडर्ड पेनल्टी, अगर कोई मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंस नहीं करता है तो उसमें स्टैंडर्ड पेनल्टीज़ के प्रोविजंस दिए गए हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड पेनल्टीज़ हैं। तो अगर कोई फॉलो नहीं करता है, अगर कंप्लेंट आ जाती है गवर्नमेंट के पास तो पेनल्टीज़ के प्रोविजंस काफ़ी दिए गए हैं, काफ़ी टाइट प्रोविजंस हैं। तो ऑब्वियसली लॉ के जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज हमने बात किया हमारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, इसमें हमने क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो वर्कर को गवर्नमेंट की तरफ से हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो वर्कर के लिए मे भी ना हो बिकॉज इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट को दोनों साइड से देखना होता है, चाहे वो मैनेजमेंट साइड हो या यूनियन साइड हो या वर्कर साइड हो। क्योंकि अगर जब दोनों बैलेंस करके गवर्नमेंट चलेगी तभी जो कंपनीज़ हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगी और जो वर्कर हैं उनके जो राइट्स हैं उसको भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने का पूरा इस कोड के माध्यम से किया गया है दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लास्ट लेबर कोड है ऑक्यूपेशन सेफ्टी है, तो उसके बारे में हम लेके आएंगे दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे सो दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको एक रेफरेंस के तौर पे मिल जाए। सो हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।